गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आपको फ्रिक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। फिजिक्स का एक टॉपिक आपको फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन में हम लोग क्या बात करेंगे, ठीक है। ये देखो आपका फिजिक्स का एक बेसिक सा टॉपिक है जहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और हम लोग बात नीट के लिए करेंगे, ठीक है। स्पेशली वन शॉट टाइप का चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? तो देखो फ्रिक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे इसको देखिए, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शन बेसिकली आपका क्या होगा, तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन is the friction is the component of contact force. Friction is the component of contact force, ठीक है। तो जैसे देखो आप कहोगे कि सर फ्रिक्शन है क्या, तो आप जानते हो कि सर कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे तो कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप गौर करना, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में विशेष बात करेंगे थोड़ा टाइम में, ठीक है। तो फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। नहीं, फ्रिक्शन करता क्या है, पहले हम लोग इस बात को समझते हैं। तो देखिए फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन। इसको रिलेटिव मोशन से आप और अच्छा है कि स्लाइडिंग मोशन बोलो, रिलेटिव मोशन और स्लाइडिंग मोशंस। फ्रिक्शन अपोजेज द स्लाइडिंग मोशन, फ्रिक्शन अपोजेज द स्लाइडिंग मोशंस, ठीक है। या आप ऐसे समझो कि फ्रिक्शन स्लाइडिंग मोशन का अपोज करेगा, या टेंडेंसी टेंडेंसी या देखिए आपका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग मोशन का भी अपोज करेगा। यानी कि फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशंस, ठीक है। और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए आपका ये कोई ब्लॉक है एम मास का, ठीक है। आपका देखो ये एक रफ सरफेस है, समझना आप, एक रफ सरफेस पे हम लोग एम मास का एक ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इस ब्लॉक का बात करें तो ये v इज इक्वल टू ऐसा समझो 10 मीटर पर सेकेंड से आपका आगे जा रहा है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड से ये आगे जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स आप ये समझो कि यदि 10 मीटर पर सेकेंड से ये आगे जा रहा है तो ब्लॉक को मूव कराने के लिए आप फोर्स लगाए होंगे। नहीं, तो देखिए आपके फोर्स को, यानी कि आपके मोशंस को अपोज करने वाला फोर्स, नहीं, कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे इस ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि मोशन हो रहा है, यानी कि इस ब्लॉक का मोशन कैसा है, रिलेटिव मोशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं, देखिए तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। यानी कि आप देखो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे क्या, एफ के लगेगा। नहीं, यहां पे देखो ब्लॉक का रिलेटिव मोशन यानी कि स्लाइडिंग हो रहा है, ठीक है। तो देखो ब्लॉक का स्लाइडिंग मोशन का अपोज करने वाला जो फ्रिक्शन होता है, दिस इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। या टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो आप ऐसे समझना कि देखो आपके पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है। आप ऐसा समझो कि F इक्वल टू
10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से, दिस इज अ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, आप इतना फोर्स अप्लाइड करते हो तो देखो इस ब्लॉक का क्या होगा, मोशन होगा, ठीक है, यानी कि F इज इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो ब्लॉक का मोशन होगा। लेकिन आप इस पे ऐसा सोचो कि F इज इक्वल टू 9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिए, नहीं, और ये सरफेस कैसा है, ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस आपका रफ है, ठीक है, तो ये सरफेस रफ है, तो देखो ब्लॉक का मोशन कब से स्टार्ट होगा, जब आप क्या 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो लेकिन अभी आप कितना फोर्स लगाए हो, 9 न्यूटन का फोर्स लगाए हो, तो बताओ इस ब्लॉक का मोशन होगा, ब्लॉक का मोशन नहीं होगा, यहाँ क्या है, ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन है, ठीक है, यानी कि टेंडेंसी ऑफ मोशन है, यानी कि ब्लॉक क्या है, यहाँ पे ब्लॉक का मोशन नहीं होगा, ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन है, नहीं। अच्छा, इस कंडीशन में आप देखिए जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो आपका कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, यहां पे आप गौर करेंगे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, और जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होता है उस कंडीशन में आपका जो फ्रिक्शन वर्क करेगा, दिस इज अ व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, तो देखिए यहां पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और यहां पे आप गौर करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब ब्लॉक का मोशन हो रहा है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करेगा जब ब्लॉक का टेंडेंसी होगा रिलेटिव मोशन का, यानी कि रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, इसका मतलब यहां पे आप गौर करेंगे तो ब्लॉक आपका क्या है, रेस्ट में है, यहां पे आप गौर करेंगे तो ब्लॉक आपका क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, तो यहां देखो आपका ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, जब ब्लॉक रेस्ट में है इसका मतलब यहां टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा, और इस कंडीशन में फ्रिक्शन जो आपका एक्ट करेगा, दिस इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और यदि ब्लॉक का यहां पे आप गौर करना क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में आपका जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दिस इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, तो देखिए आप समझ रहे हो कि सर अपोजेस फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, इट मींस टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग मोशंस, ठीक है, तो आप गौर करिएगा यहां से जब आपका टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा उस कंडीशन में ब्लॉक क्या रहना है, ब्लॉक को रेस्ट में रहना है, ठीक है, ब्लॉक का मोशन नहीं होगा, जैसे आपको मैं यहां बता रहा था कि आप F इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, ठीक है, और यहाँ पे देखो आपका क्या 10 न्यूटन पे ब्लॉक का मोशन स्टार्ट होगा, और यहाँ आप F इक्वल टू 9 न्यूटन का फोर्स लगाए हो तो ब्लॉक का मोशन नहीं होगा, उस कंडीशन में ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ठीक है, और देखो जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आप और समझना, ठीक है, कि देखो फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, नहीं, तो देखो फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, तो यहां थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, यहां थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि देखो हम्म कि फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप समझिएगा ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपका एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, अब देखो जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो देखो यहां पे
क्या, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है, ठीक है। और देखो यानी कि इस सरफेस के मोलिक्यूल्स और ये ग्राउंड के मोलिक्यूल्स के बीच आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। इसके वजह से आप ध्यान देना क्या होगा, यहां पे एक रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। और ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे तो देखो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये कांटेक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है। जैसे अभी आप गौर करना कि देखो ये आपका एक रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जिसको हम लोग क्या आर बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप जो फोर्स अप्लाई किए हो दिस इज अ एफ, ठीक है। ये देखिए आपका अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। ये आपका क्या है, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। इस रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का आप गौर करो, इस रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। यानी कि एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस और दूसरा कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो देखो द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स which is the component of resultant contact force which is a perpendicular to the surface of contact is known as normal contact force, and the component of contact force which is a parallel to the surface of contact is known as friction। तो देखो मैं पीछे बता रहा था कि फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, नहीं, ये फ्रिक्शन आपका क्या है, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। यदि आप इस आर को देखना चाहेंगे तो देखो दिस आर इज इक्वल टू रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, नहीं, कि ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है। ये आता कैसे है तो ध्यान दीजिएगा कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएगा, मतलब इस सरफेस यानी कि ये ब्लॉक और ये सरफेस जब कांटेक्ट में आएगा तो देखिए ये ब्लॉक इस सरफेस को क्या करेगा, प्रेस करेगा, ठीक है। प्रेस करने से क्या होता है कि इसका मोलिक्यूल्स और इसका मोलिक्यूल्स का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ड्यू टू दिस इंटरेक्शन यहां जो फोर्स जनरेट होगा दिस इज अ व्हाट, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कौन सा, कांटेक्ट फोर्स। और इस कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट है दिस इज अ व्हाट, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नहीं, ये आपका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। और देखो ये वाला आपका क्या है, दूसरा कंपोनेंट विच इज अ पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज नोन एज फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखिए आप गौर कर रहे होंगे यहां से कि यदि फ्रिक्शन की बात करें तो देखो फ्रिक्शन आपका कैसे एक्ट करेगा, फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली, नहीं, यदि डायरेक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली। ध्यान दीजिएगा कि फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली, नहीं, फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, टेंजेंशियली एक्ट करता है, ठीक है। टेंजेंशियली, फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, नहीं, यानी कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट के कैसे होगा, टेंजेंशियली होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए आप गौर करिएगा कि ये जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है दिस इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, यानी कि ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे आप इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ये है तो इस सरफेस पे रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन ये रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां तक समझ रहे हैं, बताइए किसी को कोई डाउट इसमें है तो आप देखिए बिल्कुल यहां तक क्लियर है कि फ्रिक्शन क्या है, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स है विच इज अ पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा,
टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट एक्ट करेगा। ठीक है, आप यहां से गौर करना। अब देखो हम लोग बता रहे थे कि फ्रिक्शन की बात करेंगे तो यहां देखो आपका फ्रिक्शन दो टाइप का होगा। ठीक है, आपका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो देखो आपका फ्रिक्शन दो टाइप का होगा। ठीक है, कौन कौन सा टाइप होगा फ्रिक्शन का? तो आप देखिए, जब बॉडी का रिलेटिव मोशन हो रहा है, जब बॉडी का रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके वजह से जो फ्रिक्शन आएगा वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, और जब बॉडी का टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है उसके वजह से जो फ्रिक्शन आएगा वो आपका क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बात करते हैं तो ध्यान देंगे कि आपका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का बात करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग एफ के से दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, ये कब आएगा? तो सब बच्चा जानता है कि जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और जब रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए कि when there is relative motion या स्लाइडिंग मोशन नहीं, when there is relative motion नहीं, जब आपका रिलेटिव मोशन होगा तो आपका जो फ्रिक्शन आएगा दिस इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं। अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू की बात करेंगे तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है नहीं, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है? यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जिसका वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। दैट इज आप क्या लिख सकते हैं कि एफ के इज इक्वल टू क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है नहीं। समझ रहे हैं आप? काइनेटिक फ्रिक्शन कब आएगा? जब किसी ब्लॉक का रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है ना, जैसे आप गौर करेंगे ये देखिए एक m मास का ब्लॉक है नहीं है, अब इस ब्लॉक के ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हैं नहीं। अच्छा, ड्यू टू दिस फोर्स यदि इस ब्लॉक का मोशन हो रहा है यानी v वेलोसिटी से ये ब्लॉक आगे जा रहा है, तो देखिए इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला जो फ्रिक्शन होगा दिस इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, और हम काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से दिखाएंगे नहीं। और देखिए आप गौर करेंगे तो यहां से थर्ड पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन नहीं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहां से आप गौर करिएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन is proportional to काइनेटिक फ्रिक्शन is proportional to contact फोर्स नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है आपका? कांटेक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे तो और अच्छा, इट मींस एफ के इज इक्वल टू, यदि आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इसके बदले कांस्टेंट आता है, दिस कांस्टेंट इज म्यू के इंटू एन नहीं। तो देखिए आपका दिस कांस्टेंट इज म्यू के नहीं, और इस म्यू के को हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं। इस म्यू के को हम लोग क्या नाम देंगे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से इसको जानेंगे नहीं। और देखिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है? एक नंबर्स टाइप का चीज होता है, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी दिस इज अ डायमेंशनलेस। ठीक है,
ये आपका क्या रहेगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट है यहां तक? एफ के इज व्हाट, एफ के इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए आप गौर करेंगे तो यहाँ पे ये काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर ये एक फॉर्मूला आपका इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, बस यही एक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग कहीं भी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होगी तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन तब होगा जब बॉडी का रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, और देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन का यदि हम बात करेंगे तो ये कांस्टेंट फ्रिक्शन है। ठीक है, बताइए यहां तक हम लोग समझ गए नहीं? अब यहां एफ के इज अ व्हाट, ये देखिए आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्लियर है? दिस इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि आप यहां तक देखो अब आपका क्लियर है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो देखो ये आपका डायमेंशन लेस होता है, और यदि कहेंगे कि ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है तो ये देखिए आपका किस पे, यानी डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, यानी इस ब्लॉक और इस सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा आप ये बात करेंगे एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ये कैसे आता है? तो इट इज फाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, नहीं ये देखिए आप एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को समझ लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा फ्रिक्शन आपका जो होगा दिस इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टैटिक फ्रिक्शन का बात करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग एफएस से डिनोट करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का जब हम लोग बात करेंगे तो ध्यान देंगे आप लोग कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स कब करेगा, नहीं तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट तब करेगा जब बॉडी आपका क्या रहेगा, रेस्ट में। नहीं तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन acts a static friction acts when body is at rest, नहीं बॉडी इज एट रेस्ट, नहीं यानी कि जब बॉडी रेस्ट में होगा तो आपका जो फ्रिक्शन होगा दिस इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब बॉडी मोशन में था तो आपका जो फ्रिक्शन था दिस इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, यानी कि स्टैटिक, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम लोग देखे थे कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आपके पास कोई इस तरह का फॉर्मूला नहीं है। नहीं यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फ्रिक्शन, नहीं और सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां से देखो दूसरी बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जहां पे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, यानी कि रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, जहां टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, जहां टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे आप समझिएगा इसको, नहीं कि देखिए ये आपका एक एम मास का ब्लॉक है जो आप क्या है एक रफ सरफेस पे रखा हुआ, नहीं आप गौर करिए, आप समझ रहे हैं कि यदि मैं ऐसा बोलूं कि F इज इक्वल टू आप
10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक इज इन मोशन, नहीं, ब्लॉक इज, यदि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक का क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, तो यहां आप समझ रहे हो कि सर 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से ब्लॉक का क्या है, मोशन होगा, नहीं, लेकिन आप यहां पे F इज इक्वल टू 6 न्यूटन का फोर्स लगाए, नहीं, तो इस कंडीशन में ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। ठीक है, यानी कि यहां पे इस सरफेस के रिस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का मोशन हो नहीं रहा है, ब्लॉक का यहां पे क्या है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, नहीं, इस कंडीशन में आपका जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो ये देखिए आपका एक वेरिएबल फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है, तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल फ्रिक्शन, नहीं, अब समझो आप कि आखिर वेरिएबल फ्रिक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब या वेरिएबल फ्रिक्शन बोलें, और साथ ही साथ ये देखिए आप एक वर्ड, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, नहीं, यानी ये अपने आप को क्या करेगा, सेल्फ एडजस्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या है, ऐसे समझो, देखो जैसे ये आपका एक ब्लॉक है m मास का, ठीक है, आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, आप समझ रहे हो कि सर इस ब्लॉक का यदि मोशन होना है तो आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब जाके इस ब्लॉक का मोशन होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे आप जैसे F इज इक्वल टू 6 न्यूटन का फोर्स लगाए, दिस इज अप्लाइड फोर्स, नहीं, तो देखो ये क्या होगा आपका, ये सरफेस यानी कि ये ब्लॉक आपको पलट के कितना न्यूटन का फोर्स देगा, यानी कि इतना ही न्यूटन का आपका क्या करेगा, एक फोर्स दे देगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि देखो ये अपने आप को क्या किया, सेल्फ एडजस्ट करके, जैसे आप 6 न्यूटन अप्लाइड फोर्स लगाए तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी क्या, F स्टैटिक 6 न्यूटन लगेगा। ठीक है, अब इस 6 को आप क्या कर दो, 7 कर दो। ठीक है, तो यहां भी देखो ये क्या होगा, ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन, तो ये क्या, ब्लॉक के ऊपर आप अप्लाई किए 7 न्यूटन, तो देखो इस पे भी आपका क्या होगा, फ्रिक्शन आपको, यानी कि ये ब्लॉक आपको अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फिर से 7 न्यूटन का फोर्स दे देगा। आप यहां अप्लाई किए 8 न्यूटन, तो ये देखो आपको क्या 8 न्यूटन दे देगा। इट मीन्स आप यहां पे समझ रहे हो कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर ले रहा है, जितना आप लगा रहे हो उलट के ये उतना ही फोर्स आपके ऊपर दे रहा है। इट मीन्स ये यहाँ पे क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है, नहीं, यानी देखो ये बार बार बदल रहा है। जब आप 6 न्यूटन अप्लाई किए तो 6 न्यूटन, जब ये 7 न्यूटन आप अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं तो ये भी 7 न्यूटन, और देखो ये ब्लॉक तब तक मोशन नहीं करेगा जब तक ये क्या, 10 न्यूटन के इक्वल फोर्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, वहां समझिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, दिस इज अ व्हाट, वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, अभी उसका बात करेंगे, तो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कहां से, 0 से लेके एफ लिमिटिंग तक, यानी कि एफ लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का आपका वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग आपका क्या होगा, एफ लिमिटिंग ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 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 क्या, ये आपका क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है,
यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नहीं, जैसे अभी हम यहां बोलें कि एफ लिमिटिंग, जैसे ये आप देखो 9 न्यूटन लगाए और फोर्स बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते इसको 9.99 न्यूटन करके आ गए, यानी अब इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक का मोशन हो जाएगा, और ये यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन का ये कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट मींस अब इससे यदि आप ज्यादा फोर्स लगाओगे यानी कि 10 न्यूटन लगाना होगा, और उस कंडीशन में ब्लॉक का क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, और देखो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फ्रिक्शन है। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो इसके लिए आपका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एफ लिमिटिंग की बात करेंगे तो दिस एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। ठीक है, और ये देखो म्यू एस को हम लोग क्या नाम देंगे, कोफिशिएंट ऑफ, म्यू एस को हम लोग नाम देंगे कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन भी हम लोग समझ गए, काइनेटिक फ्रिक्शन समझ गए, फ्रिक्शन को हम लोग समझ गए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए आपका नीट 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, समझो। क्वेश्चन बोलता है कि देखो अ ब्लॉक बी, दिस इज अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सरफेस आपका कैसा है, दिस इज अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी v। देखो यहाँ पे आपका गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी v है, नहीं तो अच्छा, जब देखो ये ब्लॉक बी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इतना तो आप समझ रहे हो कि सर इस ब्लॉक पे नहीं जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। नहीं, और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, क्या है आपका, म्यू के इंटू एन, यहां पे दे के रखा है। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि देखिए आपका काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का होगा। नहीं, कौन कौन सा, तो देखिए एक आपका नहीं स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और दूसरा आपका क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। नहीं, ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा और दूसरा आपका क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। नहीं, ये आपका क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है। क्लियर है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की यदि हम लोग बात करेंगे तो देखिए दिस इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं, क्लियर है, तो यहाँ पे बॉडी का मोशन। अच्छा एक बात, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन आपका लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नहीं, कोई बॉडी को आप रोल कराना चाहते हो तो रोलिंग इज व्हाट, इजी देन स्लाइडिंग। नहीं, तो ठीक है, यहां से देखो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमको देके रखा है म्यू, पूछा जा रहा है कि बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस, तो ब्लॉक वी विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम। नहीं, कितना टाइम के बाद ब्लॉक बी आपका रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, देखो नीट 2007 में पूछा है कि कितना टाइम के बाद ब्लॉक आपका रेस्ट में आ जाएगा। तो देखो जब आपका v वेलोसिटी से ब्लॉक मूव कर रहा है तो ध्यान देना यहाँ पे, नहीं कि इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन आएगा दिस इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन।
इट मीन्स यहाँ म्यू के इज म्यू, तो म्यू इंटू एन। नहीं, अच्छा यहाँ एन क्या होगा, तो देखिए ये ब्लॉक बी एम मास का रहा होगा, तो देखिए ये नीचे क्या एक्ट करेगा, mg, और ऊपर क्या एक्ट करना है, नॉर्मल रिएक्शन। नहीं, तो देखो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे mg है, ठीक है। तो बताओ यहां से Fk इज इक्वल टू म्यू इंटू mg लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, बॉडी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो रहा है, और देखो जी फोर्स इधर लग रहा है, तो यानी कि ब्लॉक का क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ब्लॉक आगे चल के रुक जाएगा, नहीं स्टॉप कर जाएगा ये ब्लॉक भी। नहीं, क्योंकि देखो फोर्स इधर और बॉडी का मोशन इधर, यानी कि यदि आप बात करेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, तो यदि हम लोग यहाँ एक्सीलरेशन निकालना चाहें तो देखिए ये एफ के बाई कितना m हो जाएगा, और एफ के की बात करेंगे तो म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कितना m है, m से m गया, ये आपका क्या है म्यू इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। अब आप गौर करिएगा, यहां से देखो ब्लॉक v वेलोसिटी से जब इधर चल रहा है, ठीक है, और देखो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, तो ब्लॉक फाइनली क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइनली आप देखोगे तो ब्लॉक यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा, नहीं यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो, ब्लॉक का एक्सीलरेशन जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, यानी इस ब्लॉक का रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। और तुम गौर करो, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये अभी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे अब आप ध्यान देना, पूछा जा रहा है कि ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम, कितना टाइम के बाद ब्लॉक रेस्ट में है। तो देखिए आपका यहां से इनिशियल वेलोसिटी u की बात करेंगे, v है, फाइनली ब्लॉक आपका क्या हुआ, रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी आपका जीरो हो गया, नहीं, और देखो ब्लॉक का एक्सीलरेशन नहीं, क्या है यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, यानी a इज इक्वल टू म्यू इंटू जी एक्ट कर रहा है, नहीं, तो यहां से क्या करोगे, देखो एक्सीलरेशन क्या है आपका म्यू इंटू जी, यानी ये एक्सीलरेशन नहीं, क्या है रिटार्डेशन। देखो जी कांस्टेंट रिटार्डेशन है, यानी जब ये कांस्टेंट है तो क्या यहां पे हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगा दें, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनली ब्लॉक देखो रुक गया, तो वेलोसिटी क्या जीरो, इनिशियल वेलोसिटी v, रिटार्डेशन है तो माइनस म्यू जी इंटू कितना t, तो यहां से आप गौर करो म्यू जी इंटू टी इज इक्वल टू आपका v हो जाएगा, और यहां से जो टाइम आएगा v अपॉन कितना म्यू इंटू जी, ठीक है, यानी इतना टाइम के बाद आपका ब्लॉक रुक जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो देखो यहां से, नहीं तो देखो यहां से आपका ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, v अपॉन टी इज इक्वल टू वी अपॉन म्यू जी, नहीं v अपॉन म्यू जी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नहीं, तो देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नहीं, क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है। तो देखो आपका इस क्वेश्चन का, नहीं इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखोगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। फिर आपका देखो ये AIPMT 2015, ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m1 rests on a horizontal table, नहीं, a block of mass m1 rests on a horizontal table, नहीं,
a light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of a table and from its other end another block B of mass m2 is suspended. ठीक है, the coefficient of kinetic friction between block and table is mu. नहीं तो आपको क्या, ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल, नहीं फिर देखो जी कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, नहीं तो देखो टेंशन पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सिचुएशन क्या है। देखो ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ए रखा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास क्या है, m1 है। ठीक है, यहां से देखो ये आपका एक पुल्ली है, इस पुल्ली की बात करेंगे तो एक स्ट्रिंग से देखो अटैच्ड, नहीं ये मास m1 और यहां से आप देखिएगा एक मास अनदर ब्लॉक B ऑफ मास m2 इज सस्पेंडेड। तो देखिए ये आपका m2 होगा, ये आपका m2 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल, ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो कितना देके रखा है, ये देखिए आपका म्यू के देके रखा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, नहीं तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, लेट से दिस टेंशन इज टी। ठीक है, ये देखो आपका टेंशन कितना है, टी है, नहीं तो इस टेंशन टी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सुनो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमको टेंशन निकालना है तो देखो जी यहाँ पे नीचे आपका क्या m2g एक्ट करेगा, m2g एक्ट करेगा। ठीक है, m2g एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा आप गौर करो इस ब्लॉक पे जब स्लाइडिंग हो रहा है तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये m2 आपका नीचे जाएगा, यानी ऐसा बोलें यदि ये a एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये a एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेट एक्सीलरेशन पता करना चाहते हैं। तो देखो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दिस इज m2g और देखो जी इधर इधर आपका जो फोर्स लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग हो रहा है यानी कि मोशन हो रहा है तो यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा दिस इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन और ये क्या म्यू के इंटू एन होगा। नहीं अब देखो इस डायरेक्शन में आपका क्या, इधर देखो m1g, नहीं और यहाँ ऊपर क्या नॉर्मल रिएक्शन n एक्ट करेगा, नहीं तो अच्छा यदि हम लोग नेट एक्सीलरेशन, यदि एक्सीलरेशन देखना चाहें तो क्या हम इस सिस्टम को खींच दें इस तरह से, यानी आप गौर करिएगा सिचुएशन आपका कुछ ऐसे बनेगा। देखिएगा इस m1 पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा दिस इज अ व्हाट म्यू के इनटू कितना n, n का मतलब आप क्या समझ रहे हैं m1g, तो इधर आप क्या लिखोगे म्यू के इंटू m1g, नहीं और देखो आपका ये स्ट्रिंग है, नहीं यहां से देखो पुल्ली और ये देखो m2 ब्लॉक रहा होगा, नहीं यानी m2 ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में आप देखो m2g एक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ टेंशन कैसा फोर्स बन जाएगा, इंटरनल फोर्स बन जाएगा यदि हम इसको अपना क्या समझ लेंगे, सिस्टम समझ लेंगे। ठीक है, और देखो यहां से अब नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स m2g, नहीं देखो जी जिधर एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहां से अब तुम ध्यान दो कि इसको हम लोग क्या नेट एक्सीलरेशन यदि हम लिखना चाहें तो देखो आपका ए नेट कितना होगा, ए नेट आपका ए नेट की बात करेंगे तो देखो ए नेट इज इक्वल टू सब बच्चा जानता है
एफ नॉट बाई व्हाट, टोटल मास, नहीं एफ नॉट बाई टोटल मास, नहीं तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना, ध्यान दीजिएगा m2g माइनस म्यू के इंटू m1g डिवाइडेड बाय कितना, टोटल मास, इट मींस m1 प्लस m2। क्लियर है। यहां से अब आप गौर करो, यदि आप इसको देखोगे तो दिस इज m2 माइनस म्यू के इंटू m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, m1 प्लस m2। क्लियर है। नहीं दिस इज अ नेट एक्सीलरेशन, नहीं हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, टेंशन पूछ रहा है। ठीक है, देखना ये क्या पूछ रहा है, टेंशन। तो हम इस ब्लॉक को अपना, यानी कि इसको हम अपना सिस्टम मानते हैं। तो टेंशन के लिए देखिएगा, आपका जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, उस डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग क्या पॉजिटिव लेंगे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है दिस इज अ निगेटिव। तो यहां हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लें, सम ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। तो यहां पे आप देखो m2g माइनस टी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, m2 इंटू ए लिख देते हैं। तो यहां से देखिएगा t इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, m2g माइनस m2a, नहीं यहां से ध्यान देना आप, m2g माइनस m2 इंटू ए के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, ए के बदले यहां से m2 माइनस म्यू के m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से देखो यदि आप इसको थोड़ा ऊपर कर लो, चलो ध्यान दो, यहां से देखो जी m2g एलसीएम लो, ये आपका m1 प्लस m2 माइनस m2 स्क्वायर इंटू जी, और ये आपका क्या बनेगा प्लस म्यू के m1 m2 जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है। यहां से आप ध्यान देना, इसको सॉल्व करोगे m1 m2 जी प्लस m2 स्क्वायर जी माइनस m2 स्क्वायर जी प्लस म्यू के m1 m2 जी डिवाइडेड बाय कितना, m1 प्लस m2। ठीक है, m2g खत्म। यहां से देखो आप क्या कॉमन कर लोगे, यहां से आप m1 m2g को कॉमन कर लो, 1 प्लस म्यू के इंटू म्यू के अपॉन m1 प्लस कितना m2। दिस इज अ टेंशन। तो देखिए आपका टेंशन कितना, m1 m2g इंटू 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो यहां से यदि तुम आंसर देखोगे तो देखो तुम्हारा m1 m2 इंटू 1 प्लस म्यू के जी अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज अ आंसर। क्लियर है, बोलो समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट। तो ये देखिए आपका नीट 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखिए फिर आपका नीट का प्रीवियस ईयर, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखो अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पे बात कर रहे हैं, नहीं यानी एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन पे। ठीक है,
तो चलो ध्यान दो यहाँ से कि एफ के इज इक्वल टू हम लोग म्यू के इंटू एन की बातें कर रहे हैं, ठीक है। सुनना आप क्वेश्चन को पढ़ो जी। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 m3 कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुल्ली P, ठीक है, पासिंग ओवर अ पुल्ली P। द पुल्ली इज फ्रिक्शनलेस एंड नेग्लिजिबल मास, ठीक है, बता दिया है आपका कि पुल्ली फ्रिक्शनलेस है और नेग्लिजिबल मास है। तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ मास m1 इज, नहीं, क्वेश्चन में इस m1 मास का एक्सीलरेशन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखो यहाँ पे गौर करना, m1 m2 m3, नहीं, ये मास आपका क्या है, सब इक्वल है, ये m के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन यानी कि आपसे इस m1 का एक्सीलरेशन पूछ रहा है, नहीं। तो आप गौर करो, ए नेट की बात करेंगे तो सब लोग जानता है कि ए नेट इज इक्वल टू कितना, एफ नेट बाई टोटल मास, नहीं, ए नेट इज इक्वल टू एफ नेट बाई टोटल मास, नहीं। तो देखो इस m1 ब्लॉक की बात करोगे, इस m1 ब्लॉक की बात करोगे तो देखो इस पे आपका जो फोर्स लग रहा है ये क्या, इस डायरेक्शन में mg हम बोल देते हैं, चूंकि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 गिवेन है। तो mg देखो जी यहाँ पे बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रफ, यानी ये वाला सरफेस कैसा है, रफ है, ठीक है। जब सरफेस रफ है तो यहां से समझ रहे हो कि ये ब्लॉक किधर नीचे आ रहा है, नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ए एक्सीलरेशन से तो ये ब्लॉक क्या इधर जाएगा, यानी m2 और m3 की बात करें तो देखो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन एक्ट करेगा और यहाँ भी आपका फ्रिक्शन एक्ट करेगा, नहीं। और कौन सा फ्रिक्शन, जब ब्लॉक का मोशन हो रहा है तो भैया यहाँ पे फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, नहीं। और दिस काइनेटिक फ्रिक्शन यदि इस ब्लॉक और सरफेस के बीच तो एफ के होगा, और ये एफ के इज इक्वल टू m इंटू, सॉरी, तो दिस एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, नहीं, यहां भी एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो म्यू और इसके लिए एन की बात करेंगे तो देखो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका mg, बार बार मैं बता रहा हूं m1 m2 एंड m3 इज व्हाट, इक्वल, ठीक है। तो हर जगह m1 m2 m3 के बदले हम m लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए आपका mg होगा और इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। तो यहाँ म्यू mg होगा और यहाँ भी आपका क्या म्यू mg होगा, ठीक है। यदि आप नेट फोर्स देखो इस सिस्टम पे तो देखो mg आपका इस डायरेक्शन में और म्यू mg इस डायरेक्शन में। तो गौर करना, यदि तुम इसको पकड़ के इस तरह से खींच दो तो तुम्हारे सिस्टम पे ये mg इस डायरेक्शन में और ये म्यू mg इस डायरेक्शन में, नहीं। यदि आप देखना चाहोगे तो देखो ये आपका पुल्ली है, इस डायरेक्शन में आपका mg होगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आपका इस दोनों ब्लॉक की बात करेंगे तो देखो यहाँ म्यू mg और यहाँ भी आपका क्या म्यू mg, ठीक है। यानी ब्लॉक का एक्सीलरेशन यदि इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम लोग देखो गौर करना, ये ब्लॉक ऐसे इधर आ रहा है तो हम इस फोर्स को क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि इस फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो ये वाला फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना, तो ध्यान दीजिएगा mg माइनस 2 म्यू mg डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 m2 m3, हर मास इक्वल है इसलिए इसके बदले हम लोग क्या 3m लिख देंगे, नहीं। यहां से आप कॉमन करो mg को और गौर करना 1 माइनस 2 म्यू अपॉन कितना 3m हो जाएगा, नहीं।
यहाँ m से m को खत्म कर दो और देखो ये आपका g इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन कितना 3, दिस इज अ आंसर। ठीक है, तो g इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3 इज आंसर। क्लियर? ये भी देखो आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इस वुडन ब्लॉक का मास m है। ठीक है, ये रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, नहीं, ये आपका एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट? म्यू। यानी ये देखो आपका दे के रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज म्यू, नहीं, body is pulled, sorry, body is pulled by a force F as shown in the figure, acceleration of block moving horizontally, नहीं, कह रहा है कि जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो आपको ब्लॉक का क्या बताना है? एक्सीलरेशन बताना है, नहीं, ठीक है। तो देखो इस फिगर को समझो पहले। देखो सिचुएशन इज लाइक दिस, ये आपका एक ब्लॉक है, ये देखो आपका एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ये सरफेस कैसा है? रफ है। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दे के रखा है? इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे के रखा है। ठीक है, इस पे फोर्स आप F इस डायरेक्शन में लगा रहे हो एट एन एंगल ऑफ थीटा, नहीं, एट एन एंगल ऑफ थीटा, नहीं, तो देखो एट एन एंगल ऑफ थीटा है ये। ठीक है, तो देखो इसका दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में यदि हम बात करें तो F cos थीटा है और इस डायरेक्शन में यदि हम बात करें तो ये F sin थीटा है। क्लियर है? तो आप देखिएगा यदि ब्लॉक का F cos थीटा की वजह से ब्लॉक आगे जा रहा है, नहीं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना एक्सीलरेशन, यानी ब्लॉक का मोशन हो रहा होगा, यानी देखो मोशन होगा तो इस पे जो फ्रिक्शन आएगा दिस इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दिस एफ के इज इक्वल टू कितना? म्यू के। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो दिस इज अ म्यू इंटू एन होगा, नहीं। अब यहां से देखिए एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, नहीं, ऊपर क्या एक्ट करना है? नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, तो समझिएगा थोड़ा सा कि नॉर्मल रिएक्शन एन, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो हम सबसे पहले एफ के का बात कर लेते हैं, तो म्यू के इंटू एन, नहीं, तो म्यू के का वैल्यू यहाँ म्यू दे के रखा है। अब हम लोग एन कैसे निकालें? देखो दिस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड, चूंकि ब्लॉक का इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां से एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आप mg लिख दो। ठीक है, तो यहां से आप n इज इक्वल टू क्या लिखोगे? mg माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर है? तो यहां से आप f के पता करो, म्यू इंटू एन के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एफ के आ गया। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली, तो लेट से एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली इज ए, नहीं, तो बताओ जी यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, फिर से सम ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, नहीं, तो देखो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां से एफ कॉस थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, नहीं, तो यहां से देखिएगा गौर करेंगे आप, एफ कॉस थीटा माइनस एफ के, इट मीन्स म्यू mg माइनस म्यू इंटू
एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्लियर है? यहां से देखिएगा आप, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एफ साइन थीटा, म्यू इंटू एफ साइन थीटा, ये वाला चीज को आप प्लस बना लीजिए यहाँ, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कर लो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग f को कॉमन कर लेते हैं, तो ये बनेगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू एम जी, इधर से m को ले आओ, यहाँ भी m से डिवाइड कर दो, यहाँ भी m से डिवाइड कर दो, दिस इज अ a। तो हेंस a इज इक्वल टू f अपॉन m इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू जी, दिस इज आंसर, ठीक है। a इज इक्वल टू एफ अपॉन m कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस एम जी। तो देखो दिस वन इज आंसर आपका f अपॉन m कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस एम जी, आंसर करेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।